90 शब्द प्रति मिनट शुरू। नेपाल में पिछले 3 सालों से सरकार कमोबेश सामान्य गति से काम कर रही थी, तो यही अपने आप में एक उपलब्धि थी। दरअसल उससे पहले के कई साल तक नेपाल लगातार राजनीतिक अस्थिरता से गुजरा था और शायद इसीलिए अपेक्षाया स्थिरता के साथ सरकार का चलना एक खास बात मानी जा रही थी। लेकिन रविवार को नेपाल में जो हुआ उससे एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल का नया दौर शुरू हो गया है। गौरतलब है कि नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक में संसद को भंग करने का फैसला लिया और इसे राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को भेज दिया। एक आकलन यह है कि मौजूदा संसदीय दल, केंद्रीय समिति और पार्टी सचिवालय में प्रधानमंत्री केपी ओली अपना बहुमत खो चुके हैं, लेकिन इस मसले पर आंतरिक बैठक करने और उसका हल निकालने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने संसद भंग करने का फैसला ले लिया। हैरानी की बात यह है कि जिस फैसले से नेपाल में फिलहाल राजनीतिक तौर पर व्यापक उथल-पुथल मच सकती है, उस पर राष्ट्रपति ने मंजूरी देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने ओली सरकार की सिफारिश के मुताबिक देश की संसद यानी प्रतिनिधि सभा को भंग करने के बाद आनन-फानन में मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी। पैरा दिलचस्प यह है कि इस बार यह संकट वहां के विपक्षी दलों या आम जनता की ओर से किसी विरोध आंदोलन का नतीजा नहीं है, बल्कि खुद सत्ताधारी खेमे के भीतर ही महत्वाकांक्षाओं की होड़ और आपसी खींचतान की वजह से यह स्थिति पैदा हुई। इसे खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने सार्वजनिक रूप से जाहिर किया कि कुछ नेताओं की अवांछित गतिविधियों के कारण ऐसे हालात पैदा हुए। हालांकि बीते कुछ समय से सत्ताधारी दल के भीतर मौजूद दोनों खेमों के बीच परोक्ष रूप से खींचतान चल रही थी और इसे अंदरूनी तौर पर सत्ता संघर्ष के रूप में देखा जा रहा था। पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से ओली पर एक तरफा नीतिगत फैसले लेने के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन सवाल है कि क्या इसका आखिरी हल संसद को भंग करना ही था। मंत्रिमंडल की जिस बैठक के बाद ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश की, उस पर विरोध जताते हुए 7 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इससे यही लगता है कि सरकार में एक बड़ा हिस्सा संसद भंग करने के बजाय अन्य उपायों से समस्या का हल निकालने के पक्ष में था। लेकिन खुद प्रधानमंत्री की सिफारिश और उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नेपाल को अब नई राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पैरा हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है और बड़े पैमाने पर इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए हैं। वहाँ संविधान के जानकारों का
मानना है कि नेपाल में नए संविधान में सदन भंग करने को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री के कदम को असंवैधानिक बताकर इसे अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। दरअसल राजशाही के युग की समाप्ति के बाद नेपाल लंबे समय तक बनी रही राजनीतिक अस्थिरता के मद्देनज़र नए संविधान में संसद को भंग करने के प्रावधान से बचा गया। लेकिन अब अगर राष्ट्रपति की ओर से अब फैसले पर पुनर्विचार नहीं होता है तो नेपाल को संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। यूँ मौजूदा सरकार के चीन प्रेम और भारत के प्रति नकारात्मक रवैये की वजह से खुद नेपाल में ही विरोध की स्थिति खड़ी हो रही थी। अब देखना होगा कि जद्दोजहद का नया दौर शुरू होने के बाद आने वाले वक्त में नेपाल की कैसी राजनीतिक तस्वीर बनती है। पैरा कृषि कानूनों के विरोध में एक बार फिर बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर उतर आए हैं और वे दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें देश भर के किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ते इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने अगले 2 दिन के लिए राज्य की सीमाएं बंद कर दी है। इसके पहले भी किसान दिल्ली पहुंचे थे और राजपथ पर उग्र प्रदर्शन किया था। पंजाब से किसान इसलिए दिल्ली की तरफ कुछ करने में सफल हो पा रहे हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार है और वह खुद केंद्र के इन कानूनों का विरोध कर रही है। जिन प्रांतों में भाजपा की सरकारें हैं वहां किसानों को सख्ती से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा में भी किसान इन कानूनों के खिलाफ लामबंद है, पर वहां उन पर सख्ती से अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, पर पुलिस बल के जरिए किसानों को धरने प्रदर्शन से रोककर सरकारें उनके आक्रोश को कितना दबा पाएगी, कहना मुश्किल है। केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारें बार बार दलील दे रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है, पर इस बात से किसान संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कोई कमी या भरम जरूर बना हुआ है। पैरा सार्वजनिक हित में कानून बनाना सरकारों का कर्तव्य है, मगर यह भी उनका दायित्व है कि अगर उन कानूनों को लेकर विरोध या असहमति के स्वर उभरते हैं तो उन्हें सुना और उनमें मौजूद कमियों को दूर किया जाए। कृषि कानूनों में सबसे बड़ा विरोध किसान मंडियों को खत्म करने को लेकर हो रहा है। किसानों को लग रहा है कि इस तरह कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना बंद हो जाएगा और निजी कंपनियां मनमाने तरीके से दरें तय करने लगेगी। हालांकि केंद्र सरकार कह चुकी है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं करेगी, पर किसानों को इस पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। यह ठीक है कि किसान मंडियां पूरे देश में प्रभावी नहीं है और न पूरे देश में बड़ी जोत के किसान है।
जिन्हें किसान मंडियों के खत्म होने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। मगर नए कानूनों से निजी कंपनियों को लाभ मिलने की आशंका पैदा हो गई है, तो इसके समाधान के लिए प्रयास होने ही चाहिए। पहले ही कृषि उत्पादों पर निजी कंपनियों की दखल बढ़ने से महंगाई पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। इसे लेकर सरकारों की भी चिंता होनी चाहिए। पेरा किसी कानून या फैसले पर असहमति या विरोध हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। उससे निपटने का तरीका यह नहीं हो सकता कि दमन का रास्ता अख्तियार किया जाए। किसान नेताओं के साथ मिल बैठकर उनकी बातें सुनी जाए और कानूनों में रह गई कमियों को दूर किया जाए। अगर किसानों को किन्हीं बिंदुओं पर भ्रम बना हुआ है तो उसे दूर करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। जब से यह कानून बना है तभी से इसका लगातार विरोध हो रहा है, मगर यह समझना मुश्किल है कि सरकार इसे लेकर फैले भ्रमों को तार्किक ढंग से दूर करने के बजाय बल प्रयोग का सहारा क्यों ले रही है। सरकारों पर लोगों का भरोसा तभी बना रहता है जब उनके फैसलों में पारदर्शिता होती है। ऐसा न हो तो उन पर विपक्षी दलों को अपनी राजनीतिक गोटियां बिठाने का मौका मिलता है और आम लोगों में असंतोष गाढ़ा होता है। स्टॉप।